नाम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। और कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक और दौरा मुलतवी हो गया। दौरा आयरलैंड पाकिस्तान टीम का मुलतवी हो गया। इससे पहले नीदरलैंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जाना था, लेकिन वहाँ भी नहीं जा सकी। फिर मिसबाहुल हक का एक बयान आया कि कोरोना वायरस या जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं वो भी पाकिस्तान टीम में जगह बना सकते हैं। उमर अकमल केस की अगर बात करें तो उमर अकमल केस में उमर अकमल ने अपना केस लड़ने के लिए एक हाई प्रोफाइल शख्सियत से रब्ता किया है। इन सब टॉपिक्स पर शो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पे चलते हैं पहले टॉप स्टोरीज़ की जानिब। टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और नदीम खान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो लिंक के ज़रिए सहाफ़ियों से उन्होंने भी काफ़ी डोमेस्टिक के हवाले से बातचीत की है। और क्या क्या आज बात करेंगे इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद असगर हमारे साथ मौजूद हैं। और इनसे जानना चाहेंगे कि असगर भाई कैसा देखते हैं कि कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए हैं, पाकिस्तान के 18 खिलाड़ी उसमें शामिल हैं और एक कैटेगरी भी मज़ीद बढ़ाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो कैसा देखते हैं? थैंक यू। पहले तो मोहसिन आपका और GTV की इंतज़ामिया का। मोहम्मद असगर अजीम जी ठीक है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आपने बात की, 18 लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और आपको पता है पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महदूद करके इसको तादाद कम की गई थी। सही पॉजिटिव है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मजमूई तौर पर, लेकिन उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। सही। पहली बात तो ये है कि हारिस सुहेल को किस परफॉर्मेंस पे आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है? क्या सिर्फ PSL की एक परफॉर्मेंस? हारिस रऊफ क्या सिर्फ PSL की एक परफॉर्मेंस, वो भी उसमें भी कहाँ परफॉर्म किया वही कह रहा हूँ, वो भी लो कैटेगरी में आके उस पर आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आई ये बात। हाँ, वो जो वहाब रियाज और आमिर को और हसन अली के हवाले से जो फैसला हुआ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत देर की मेहरमा आते आते ये फैसला उसी वक्त हो जाना चाहिए था जब उन्होंने मनपसंद क्रिकेट को चॉइस की थी और उस चॉइस के बाद उन्होंने जो है पैसे की तरफ देखा था। तो कुछ इसमें है खामियां सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी। और फिर क्या फवाद आलम की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं बनती थी? आपने उसको डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो अब नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं उसके लिए तो बाज़गश्त है कि फवाद को वहाँ मौका मिलेगा, लेकिन एक लड़का मेरिट की बुनियाद पर आता है, 10 साल के बाद कम बैक करता है, आप उसको बाहर बिठा के रखते हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आप उसको बाहर बिठा के रखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप दिल में अभी भी उसके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं तो जिसकी वजह से वो आपकी नज़रों को जज नहीं रहा और आपने उसे बाहर किया। मजमूई तौर पर देखा जाए तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो चीज़ें हैं वो। अच्छा, मिसबाहुल हक का ये बयान जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हैं वो भी पाकिस्तान टीम में खेल सकते हैं? भाई देखिए, ये तमाशा तो बहुत पहले से है ना, और बाजी चाहे अटफाल वाली कहानी है कि ये शब रोज़ हो रहा है तमाशा कि आप 18, 22, 24 जितने भी लड़कों को आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पूरे साल आप उन्हें पेमेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे प्लेइंग 11 में नज़र नहीं आते। बाहर से कोई भी लड़का इन हो जाता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला बाहर हो जाता है और वो बाहर होकर 1 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे तक वो मैचेस को देख रहा होता है, अपने आप को अपने घर के ड्राइंग रूम में देख रहा होता है, लेकिन बाहर वाला आ जाता है। इसको इन्होंने कोई ऐसा क्राइटेरिया अब तक नहीं बनाया कि जिनको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनको देने का मकसद सिर्फ यही है कि आपने पूरे साल आपकी खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वक्फ है, आप अच्छा खेलें बुरा खेलें जो भी परफॉर्मेंस हो, पूरे साल हमने आपको खिलाना है, आपको पूरी की पूरी सीरीज़ देनी है, आपको जज करना है, आपको देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। उसके बाद नेक्स्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाहर करके फिर आप नए लड़कों को उसमें ला सकते हैं। ये बात भी समझ नहीं आती। एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए जाते हैं, उसमें जो खिलाड़ी होते हैं फिर वो टीम में भी नहीं खेलते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें मुआवजा दे रहा होता है। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे और मोहम्मद सलमान टेस्ट क्रिकेटर भी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बातचीत कर रहे थे। इस वक्त हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद सलमान ने ज्वाइन किया है। सलमान, आपकी जानिब बढ़ूंगा और पूछना चाहूँगा कि कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए हैं तो कैसा देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए खिलाड़ियों को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें मैंने खैर आज इसको थोड़ा सा देखा है, अगर थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल में पूल ऑफ प्लेयर्स जो इमर्जिंग प्लेयर्स थे उसको बढ़ाकर आप नीचे ले आते अपने एक्सपेंस को तो काफी बेहतर हो सकता था और एक अच्छा साइन हो सकता था इन प्लेयर्स के लिए जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे इस साल, जिन्होंने परफॉर्म किया था और इतना एक्सपेंसिव डोमेस्टिक सीजन था।
अगर उसकी एक भी प्रोडक्ट को हमने कहीं यूटिलाइज नहीं किया और उसको कहीं भी जो है रिवॉर्ड नहीं दिया, तो ये सही। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। अच्छा, तो सलमान, आप मिसबाह-उल-हक के साथ खेले भी हैं, आपका डेब्यू भी शायद उनके दौर में ही हुआ था, तो क्या समझते हैं कि कैसे फैसले ले रहे हैं मिसबाह-उल-हक? क्या उनके फैसले सही हैं? देखें, यहाँ पर एक बंदे के फैसले को तो मैं नहीं कोई भी इल्ज़ाम दूंगा या उनको कुछ कहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग मिलके डिसीजंस ले रहे हैं और खिचड़ी सी पकी हुई है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ रहेगा, जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स जिन्होंने पिछले जो मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन गुजरा है, उसमें जो प्लेयर टॉप परफॉर्मर्स थे वो कहाँ हैं? सही। जो मैं जिसकी बेस पर उन्होंने सिस्टम बनाया था कि ये प्रोड्यूस करेगा प्लेयर्स, वो ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है वो पाकिस्तान टीम को आपने हजारों लोगों को उनकी जॉब से निकलवा दिया उस सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन उस सिस्टम के किसी भी परफॉर्मर को रिवॉर्ड नहीं दिया गया। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये मेरे ख्याल में मेन पॉइंट होना चाहिए इस पूरी डिबेट लेकिन में। फिर हमने देखा कि सिस्टम के जो कोचेस थे, जो कोचेस डिपार्टमेंट के साथ थे, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई। पहले कुछ आवाज़ उठी, उसके बाद फिर आवाज़ दबा दी गई। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो इतने ही अच्छे या पावरफुल होते तो पिछले 15 साल से भी तो यही लोग काम कर रहे हैं। सही। तो इन्होंने कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं दी, या इन्होंने जब ये नया सिस्टम आया तो सब अपना देखें, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ एक चीज चल रही है कि इंडिविजुअली लोग देखते हैं कि मेरा फायदा हो रहा है, तो ये सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से माजरत चाहता हूँ अपने अल्फाज की, लेकिन ये एक रियलिटी है बहुत बड़ी कि हम सेल्फ सेंटर्ड से लोग हैं। हम सिर्फ अपना देखते हैं कि हमारा घर चलना चाहिए, हमारा सिस्टम चलना चाहिए, हमें फिक्र नहीं होती कि बाकी मुल्क में क्या हो रहा है। ये वेलफेयर स्टेट नहीं है, यहाँ ऐसे मामलात नहीं चल सकते जिस तरह हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। अच्छा असर भाई, आपकी जानिब आऊँगा और यही सवाल आपके साथ भी करना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन कमेटी के कोचेज़ हैं वो डिपार्टमेंट के भी थे, लेकिन उन्होंने आवाज़ें नहीं उठाई इस हवाले से। देखिए मोहसिन, कुछ सिस्टम चेंज हो रहा था। सिस्टम चेंज होने की बुनियाद पे वो जो पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम के मुतारिफ कराने की बात की गई थी वो रुका, और रुकने के बाद वो अब डाइवर्ट हो गया नदीम खान की तरफ। बिल्कुल। आपको पता है कि हारून रशीद को जब आउट किया गया तो अब नदीम खान की एंट्री हुई है। नदीम खान को 2 ओहदे ख़त्म करके उनको वन मैन एक ओहदा दे दिया गया, और पीसीबी में भी ये रिवायत चल रही है कि एक बंदे को एक से ज़्यादा ओहदे दिए जाए, इख्तियारात दिए जाए, ताकि काम को वो शायद समझते इस तरीके से बेहतर हो सकता है। तो नदीम खान ने आज बातचीत भी की है और उन्होंने इस सिस्टम की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा किया है कि ये जो पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम होगा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को ये बूस्टअप करेगा, उनके जो कारकर्दगी है उनको सामने लेकर आएगा, और जो सिलेक्टर्स हैं उनके नज़रों पे ये चीज़ें आएंगी, उनके माइंडसेट पे ये चीज़ें पहुंचेंगी कि भाई फलाना लड़का जो है वो इस पोजीशन में और फलाना लड़का की पोजीशन ये है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से शायद डिले हुआ था। लेकिन नदीम खान ने जो बात आज की इसके अलावा डोमेस्टिक के हवाले से, तो उन्होंने जो मौजूदा सिस्टम अब चल रहा है, जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म करके और फिर 6 रीजन्स लाए गए, तो आज उन्होंने एक बड़ी बात की कि 6 रीजन भी ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं जो पोजीशन है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की, उस पोजीशन के लिहाज से 3 रीजन बामुश्किल बन रहे थे, बकौल नदीम खान के मिसबाह, राशिद लतीफ़ और नदीम खान ने जब ये 6 टीमें बनाई तो 3 के बाद वो ये परेशान हो गए थे कि हाई प्रोफाइल लड़का हम कहाँ से लाएं इसमें, इस रीजन्स में डालने के लिए, जिसके बाद मजबूरी में औसत 22 की एवरेज रखने वाले, 23 की एवरेज रखने वालों को उन्होंने इस टीम में डाला। नदीम खान की सोच जो बता रही है कि वो 22 और 23 के एवरेज वालों को लाइक नहीं करते कि वो रीजन की टीम में भी खेलें, वो चाहते हैं कि वो उससे भी लो में रहें, 90 जो एसोसिएशन बन रही है सिटीज़ की वो वहाँ तक रहें और इससे ज़्यादा जो एवरेज वाले प्लेयर्स हैं वो ऊपर आएँ। मकसद ये है कि डोमेस्टिक की क्रिकेट की क्वालिटी को बेहतर करना। बट जो इजलास कल हुआ क्रिकेट कमेटी का, तो उसकी इतलात ये है कि इतलात ये है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो वापस आ रही है। उसके लिए एक डिज़ाइन किया जा रहा है, एक फार्मूला तकरीबन तय पा गया है कि नए सीज़न में डिपार्टमेंटल क्रिकेट को किस तरीके से साथ रखा जा सके, और खिलाड़ियों की जो बेरोज़गारी का मसला था बड़ी तादाद में, तो वो आई थिंक यूटर्न यहाँ पे होने वाला है, और मैं समझता हूँ कि पीसीबी का बड़ा इकदाम होगा कि अगर वो यहाँ पे चीज़ों को फाइनल करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा इकदाम होगा अगर वाकई डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आता है इस साल। सलमान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ही मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सरफराज अहमद को वीक
कैटेगरी में डाल दिया और उनसे फिर एक कप्तानी भी छीन ली वनडे की, तो आपको कैसा लगा ये फैसला? देखिए, ये जो प्लेयर्स के बारे में कोई भी ऐसे बयान देना या किसी भी प्लेयर को उसको डिस्क्राइब करना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले 2-2.5 साल की परफॉर्मेंसेस देखें प्लेयर्स की, और जो जिस तरीके से पाकिस्तान टीम को रन किया गया है, तो उस पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। तो अब सिर्फ T20 ही को अगर आप रखें कि T20 में आप नंबर 1 है, तो बाकी फॉर्मेट्स का हम क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? पूरी दुनिया जो है वो रेड बॉल क्रिकेट और वाइट बॉल 50 ओवर्स क्रिकेट पे फोकस किया हुआ है। इवन वहाँ पर क्लब क्रिकेट भी आप देखें, जिन मुल्कों के मिसालें देते हैं, वहाँ आज भी 2 रोजा क्रिकेट और 50 ओवर की क्रिकेट हो रही है। हमारा सारा फोकस नीचे से ऊपर तक पाकिस्तान टीम तक सिर्फ T20 पर ही लगा हुआ है। उसी की परफॉर्मेंस, उसी की जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ना सिस्टम का एक फेलियर है कि, और दूसरा लोगों की समझ बूझ की मुझे कमी नजर आती है यहाँ पे, कि वो सिर्फ T20 ही को जो है एक बना के बैठे हुए हैं। PSL के परफॉर्मर्स खेल रहे हैं, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो मेरी तो बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं काफी सारे मामला। अच्छा, बाबर आजम को जो कप्तान बनाया गया है वनडे का, तो आप इस फैसले को कैसा देखते हैं कि उन पे ज्यादा दबाव तो नहीं डाला जा रहा, ये ज्यादा जिम्मेदारी? नहीं, एक ही परफॉर्मर है आपके पास और उसी का ही बनता है वो, उसके अलावा आपके पास परफॉर्मर ही नहीं है, कोई ऐसा परमानेंट प्लेयर ही नहीं है वनडे की टीम में। अच्छा, इसमें कप्तान तो हम अनाउंस कर देते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान अनाउंस कर देता है, लेकिन वाइस कप्तान हमें नहीं दिखता टीम में। वाइस कप्तान नहीं दिखता, ये वहां दिखता है जहां पर सिस्टम को 5-7 साल 10 साल के हिसाब से बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो हर साल 1 साल के हिसाब से सिस्टम बनता है। अगर आप इन सबकी सैलरीज देखें, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या इस तरह की लेविश लाइफ होनी चाहिए 1-2 बंदों की, 3 बंदों की, जहां पर जो गुर्बत से नीचे गुजारने वालों की जिंदगी गुजारने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहां पर वो 5-5 10-10 साल की प्लानिंग्स करते हैं। स्पोर्ट्स की एक प्रॉपर उन्होंने एक इदारे बनाए हुए हैं। यहाँ पर तो डे टू डे के हिसाब से चला रहे हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं कि मैंने 1 साल में क्या करना है और कितने पैसे कमा के यहाँ से निकल जाना है, बाकी ये मुल्क इस तरह ही रहना है। तो अभी तक मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग नजर नहीं आई, आज तक नहीं नजर आई, लॉन्ग टर्म प्लान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे इमर्जिंग कैटेगरी है उसमें हारिस रऊफ को शामिल किया है, हम ब्रेक से कबल इस पे बात कर रहे थे हारिस रऊफ को, तो आप समझते हैं कि फ्रेंचाइज अब इन्फ्लुएंस दिखा रही है अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या उनके फैसलों में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन एक को देना और बहुत सारों को निगलेक्ट कर देना, इमरान बट के 950 रन कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि हारिस रऊफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अगर PSL की बात करें, 5 मैचों में 194 रन, 3 विकेटें हासिल की उन्होंने। मैं PSL को तो मैं बेंचमार्क मानता ही नहीं हूँ। PSL इज नॉट अ बेंचमार्क, इट्स एंटरटेनमेंट इवेंट। हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिस पे इतना पैसा लगा, उसका परफॉर्मर कहाँ है? मुझे बस उस पे मुझे है कि वो मेरी रिजर्वेशन रहेंगी। हम जब खेल रहे थे तब भी यही इश्यूज थे कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स एक तरफ और एक T20 की 1 इनिंग 2 इनिंग खेल के आप पाकिस्तान खिला देते लोगों को, तो ये थोड़ा समझ से बालातर है। बिल्कुल। अच्छा असगर भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते हैं हम लोग, तो कहाँ हैं वो सब जो धूप में विकेटें लेते हैं? बिलाल आसिफ की अगर बात करें, नोमान अली की बात करें, जफ़र गौहर की बात करें, उन लोगों के नाम सामने नहीं आ रहे, चाहे वो इमर्जिंग कैटेगरी हो या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी कैटेगरी को अगर आप उठा लें, तो डोमेस्टिक क्रिकेटर को फ़ौक़ियत नहीं दी जा रही। मोहसिन, आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले हमने फ्रेंचाइजर के ऑनर से बातचीत की थी जी, और उसने कहा था कि जो टीमें हैं रीजन्स की, वो फ्रेंचाइज में तकसीम कर दें। वो इससे पहले जब PCB चाह रहा था तो यही फ्रेंचाइजर तो PSL के ये मना करते थे, लेकिन अब इन्हें शायद वो रूट और मैप पर पता चल गया है कि अर्निंग कहाँ से होनी है, तो अब ये रीजन लेना चाहते हैं। ये जो हारिस की आप बात कर रहे हैं, ये उसी चेन का हिस्सा है कि उसको उसमें इन किया गया है। हारिस से कहीं ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मर मौजूद थे PSL के, उन्हें नज़रअंदाज कर कर, और फिर हारिस को तो जिस तरीके से मीडिया हाइट दी गई थी वो भी आर्टिफिशियल थी। आप ये समझते हैं कि फ्रेंचाइज जो इन्फ्लुएंस कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? 100%। अच्छा, बिल्कुल कर रही है, वरना इतनी बड़ी बात तो एक फ्रेंचाइजर जो नहीं करता
कि जी हमारे हवाले कर दिए जाएं और यूं कर दिए जाए। अच्छा, पीसीबी को ज़रूरत भी है ऐसे चेहरों की या ऐसी कंपनीज की, ऐसे सिस्टम की कि जो रीजन्स की टीमों को फाइनेंस कर सकें, खुद चला सकें, उनके लिए मार्केटिंग कर सकें, उनके लिए अर्निंग कर सकें। तो मेरा तो ख्याल यही है कि आने वाला वक्त जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि ये जो रीजन्स की टीमें हैं ये फ्रेंचाइजर्स के पास चली जाएंगी। जब ये फ्रेंचाइजर्स के पास चली जाएंगी तो फिर इनकी जो सिलेक्शन होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगा या डोमेस्टिक का जो कॉन्ट्रैक्ट बुलाने की बात की जा रही है उसमें तो सारा असर इन्हीं का ही होगा। क्योंकि आप देखें तकरीबन 2 साल होने को आए तो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम तो बिल्कुल रुका हुआ है, हमारी क्लब क्रिकेट रुकी हुई है। एक टूर्नामेंट 1.5 साल के बाद शुरू हुआ है सिर्फ शहर कायद में, जो कि नर्सरी कहलाती है क्रिकेट की। तो जहाँ पे फौरी तवज्जो की ज़रूरत है उसके बजाय हम ऊपर लेवल पर तजर्बात कर रहे हैं, हम ऊपर लेवल पर अहदेदारों को हटा रहे हैं, उनकी जगह दूसरे लोगों को लेकर आ रहे हैं और लाने से पहले इश्तिहार देते हैं और इश्तिहार से पहले नाम सामने आ जाता है। ऐसा ही हो रहा है। जब से ये नया सिस्टम आया है तो इसमें नाम जो है पहले ही मीडिया में आ जाते हैं। हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहता है कि हमें खड़ा करना है डोमेस्टिक क्रिकेट को। अभी भी मिसबाह उल हक ने ये बात कही, नदीम खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट पर काफ़ी जोर दिया, लेकिन सिर्फ बातें करते हुए तमाम लोग नज़र आते हैं, कोई इस पर अमल दरामद करता हुआ नज़र नहीं आता। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आखिरी सवाल करूँगा मोहम्मद सलमान आपसे कि बहुत से क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला और बाज़ क्रिकेटर्स बाहर हुए, तो मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ एक बार फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन पाए, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और हसन अली भी इस कैटेगरी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन आपने किससे किया है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, सलमान आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिन खिलाड़ियों को अंदर लाया गया, कुछ खिलाड़ी बाहर भी गए, मोहम्मद आमिर की बात कर लें, वहाब रियाज की बात करें, मोहम्मद हफीज़ एक बार फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह ना बना सके और हसन अली भी बाहर हुए, तो आप क्या समझते हैं कि ये फैसले सही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? जी जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। जो रेड बॉल क्रिकेट से जो भी मुंह मोड़ेगा उसको तो मेरे ख्याल में उसको पेनलाइज करना चाहिए और उसको किसी भी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप बैड मैसेज दे रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन को। सही। अभी अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं, सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला है, ऑलरेडी बन चुका है। सही। मैंने 2013-14 में इस पर आवाज उठाई थी कि T20 को इतना फरोग ना दिया जाए, क्योंकि हम अपनी क्रिकेट की जो रूट्स हैं उसको खत्म कर लेंगे और एग्जैक्टली ये उसी तरफ जा रहा है। और हमने सिर्फ T20 पे फोकस किया हुआ है, आने वाला हर बच्चा सिर्फ T20 ही खेलना चाहता है और ये जो है मेरे ख्याल में तबाही की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि जब आप सिर्फ T20 के प्लेयर बनेंगे तो आपसे दोनों बाकी फॉर्मेट नहीं खेले जाएंगे और T20 भी ऐसा फॉर्मेट है कि हिट एंड मिस फॉर्मेट है। अच्छा उसमें आप जी कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि उसमें हिट एंड मिस है फॉर्मेट है। अब आप देखें जो प्लेयर्स T20 की वजह से मशहूर हुए थे वो एक 2 साल में बिल्कुल ही सीन से ही गायब हो गए। किसी भी दुनिया के टीम के आप T20 फॉर्मेट के स्पेशलाइज्ड प्लेयर देख लें, आपका सर्वाइवल सिर्फ 4 डे क्रिकेट और 1 डे क्रिकेट में जो रेगुलर परफॉर्मर्स होते हैं वही आपका सर्वाइवल है और वही बेहतर बिल्कुल तमाम ही जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जो सही मानों में क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं वो भी यही बात कहते हैं। लेकिन आपने मिसबाह उल हक के साथ काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, फैसलाबाद में काफ़ी साथ रहा है आपसे उनका, तो आप क्या समझते हैं मिसबाह उल हक के जो फैसले हैं वो सही हो रहे हैं अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? सबसे पहले तो वो फैसला जो जिस फैसले की बेस पे वो आए हुए हैं उस फैसले को लोग जस्टिफाई करके दिखाएं पहले। ये बहुत बड़ा आपने पॉइंट उठाया। और हम भी जब ये मिसबाह उल हक के हवाले से तकरीर हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो तमाम मीडिया यही बात कर रहा था कि कैसे मिसबाह उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3-3 ओहदे दे दिए, किसकी ईमा पर ये सब कुछ हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान, आपने कीमती वक्त दिया अपना जी स्पोर्ट्स में। असगर साहब आपसे इसी हवाले से सवाल करना चाहूँगा कि कैसा देख रहे हैं इन फैसलों को जो मिसबाह उल हक कर रहे हैं? देखिए, मिसबाह जो फैसले कर रहे हैं उसको देखने वाले देख रहे हैं और उसको देखने वाले हैं जो है वो चीफ CEO साहब हैं और चेयरमैन साहब हैं। अच्छा, ये मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, इन तमाम की हमने बात की कि इनको बाहर कर दिया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन एक बयान सामने आ रहा है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खिलाड़ी बाहर हुए हैं वो वापस टीम में आ सकते हैं परफॉर्मेंस देकर। नहीं, ये तो हमेशा रहा है ना, ये कभी भी इसको नहीं हुआ। मैंने इससे पहले भी आपको इसका जवाब दिया था कि ये कोई डेडलाइन नहीं है कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो हम लड़का बाहर से नहीं ले सकते। ये हमेशा होता रहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, उसके बाद किसी लड़के की एक इनिंग सामने आ जाती है, किसी की पर्ची आ जाती है, किसी का मैसेज आ जाता है, कोई 3 साल पुरानी परफॉर्मेंस पर टीम में आ जाता है। तो ये सब तो सिस्टम ये रहा है। जान पहचान की वजह से क्रिकेट में का सबसे बड़ा इशू यही है कि क्रिकेट जब सही होगी जब हम अपने सिस्टम कुछ सही करेंगे। बिल्कुल सिस्टम ठीक होगा। डोमेस्टिक की आप बात कर रहे थे, नदीम खान को डोमेस्टिक में लाए हैं, उन्होंने अभी 24 घंटे हुए उनको, 48 घंटे आए हुए। तो
तो मेरा ख्याल है नदीम खान को एक तजर्बा है डोमेस्टिक। लेकिन सरफराज नवाज ने आज एक काफ़ी तनकीद करी है नदीम खान की। सरफराज नवाज अपने क्रिकेट के दौर से लेके आज तक तनकीद करते रहे, मुकदमात करते रहे, मुकदमात भुगतते रहे और कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे। कहीं कभी कोई सबूत दिया उन्होंने? कभी किसी चीज़ को साबित किया उन्होंने? बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत सीनियर आदमी है और बड़ी इज्जत है उनकी। और स्विंग के मास्टर हैं, वो इजाद उन्होंने की और वसीम अकरम को स्विंग उन्होंने सिखाई। बट मैं इस बात पे अब तक अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में नहीं देख सका कि सरफराज नवाज ने जो है कभी किसी केस को प्रूव भी किया हो। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा केसेस को प्रूव ही ना कर सके तो फिर उसकी क्या बात की जाए। बिल्कुल, जो केसेस को प्रूव ना कर सके और उसकी क्या बात करें। लेकिन नदीम खान के आने से हम समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी। उन्होंने काफ़ी समझबूझ रखते हैं क्रिकेट की। अच्छा, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बाबर आजम के हवाले से भी बातचीत करेंगे। उमर अकमल का क्या मामला है, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल डोमेस्टिक क्रिकेट पर और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बातचीत जारी थी और इस वक्त हमें डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब ने ज्वाइन किया है। क्रिकेट पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं डॉक्टर साहब, और खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर साहब आपको शो में। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मौजूदा ठीक ठाक है? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अच्छा, बस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए हैं तो क्या क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं? देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से तो इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है, ये सबसे पहली बात तो हम कर लेते हैं वहाब, आमिर और उनकी कि जिनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनके निकाल दिए गए, ठीक है ना जी। ये बिल्कुल ठीक किया है, कोई उसमें दो राय नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर अवेलेबल नहीं है और अपनी मर्जी की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अपनी मर्जी का फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कोई गुंजाइश नहीं। मैं जाती तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तो खिलाफ हूँ। मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा ये बात की है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है 10-15 लाख रुपए आप खिलाड़ी को हर महीने वैसे ही दिए चले जा रहे हैं। उसके बाद गेम खेलने के, उसके बाद फिर जनाब दूसरे लवाजमात दिए जा रहे हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है। वो जीरो पे आउट हो या कोई विकेट ना ले सकें, उसके बावजूद उनको लाखों रुपए की इमारत मिलती है। मेरे अंसारी साहब, सरफराज अहमद को बी कैटेगरी में रखा गया लेकिन पाकिस्तान टीम उनको मौका नहीं दे रही, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान टीम में क्रिकेट ही मौका नहीं दे रही, क्रिकेट ही खत्म हो गई। जिस वक्त उसको मौका मिलना चाहिए था उस वक्त उन्होंने उसको शामिल नहीं किया टीम के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी उंगलियां उठी हैं और सवाल उठे। मैं ये समझता हूँ कि ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। इस तरह से आप लड़के को टीम का हिस्सा ही ना बनाएं। जो पाकिस्तान टीम को T20 तक लेके आलमी चैंपियन तक बनाया उसने, उसके बाद इतने अर्से तक पाकिस्तान T20 का चैंपियन रहा, उसके बाद उसको हटाने के बाद और टीम में तब्दीलियां, इंतजामिया में तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया। तो ये कुछ लोगों के जाती फैसले हैं और ये यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तबाहकुन साबित हो रहे हैं। अच्छा, बाबर आजम को हमने देखा कि क़यादत सौंपी गई है एक रोज़ा क्रिकेट की, तो आप क्या समझते हैं कि इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी तो नहीं डाली जा रही बाबर आजम पे? बाबर आजम की मिसाल तो वही है कि बेचारा जो है वो शरीफ आदमी है कि उसको कप्तानी का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि एक लड़का जिसकी पूरी दुनिया में मशहूर है, दुनिया के टॉप 3 बैट्समैन में पाकिस्तान का वाहिद मैच विनिंग बैट्समैन है, उस बैट्समैन को जबरदस्ती आपने कप्तान बना दिया। और क्या कहूँ मैं इसके ऊपर, क्योंकि आपके पास कोई और लड़का नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है, आपने तैयारी नहीं की। अगर आप तैयारी कर रहे होते कप्तान बनाने की तो यूनुस खान के जमाने में, मिसबा के जमाने में, सरफराज के जमाने में नाइब को मुकर्रर करते, नाइब को आगे लेके आते। दुनिया भर की लेकिन अभी भी हमने देखा कि कप्तान तो अनाउंस हो गया लेकिन उसका कोई नायब नहीं बनाया गया। बाबर आजम के अलावा कोई मिला नहीं तो आपने उसको बना दिया। सही, लेकिन मैं अभी भी आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अभी भी हमने देखा कि बाबर आजम को कप्तान तो बना दिया लेकिन उसका कोई नायब नहीं बनाया, तो कोई लड़का ऐसा नहीं है जो नायब कप्तान? भाई साहब यहाँ कप्तान उसको बनाया जाता है जो जी हुजूरी करे। प्लीज आपकी बात को समझ ले, जो गर्दन झुका के हाँ करता रहे, चाहे वो सरफराज का जमाना हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो कोई भी कप्तान बनाया जाए, अजहर अली हो, उनसे ये कहा जाता है कि गेम हम खेलेंगे, पीछे पूरा कार्रवाई हमारी होगी, दिमाग हमारा होगा और सिस्टम हमारा होगा। आपने सिर्फ जाकर के ग्राउंड के अंदर अपने आप को कप्तान साहब दिखाना है, ये मसला है। और अगर नाइब कप्तान बना देंगे तो फिर इसका मतलब है कि कोई सोच है, कोई विजन है।
तो अगर जब विजन है ही नहीं तो फिर कैसे नायब कप्तान बनाए? उनको कोई गर्ज ही नहीं है क्रिकेट की बेहतरी से, क्योंकि नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता दुनिया में। बिल्कुल गलत हो रहा है ये। विजन दरअसल नजर नहीं ज्यादती आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एक और अगर देखा भाई जाए तो साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भाई साहब, कैटेगरी नहीं, अनाउंस। मोहसिन, आप मेरी बात मुकम्मल होने दे, सुनिए मेरे जी, भाई। जी, जी। जिस शख्स को उसकी फ्रेंचाइज ने कप्तान नहीं बनाया, आपने उसको पाकिस्तान की 2 टीमें पकड़ा दी। सही। किस विजन के तहत? किस विजन? क्या 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 सलाहियतें उसने दुनिया में अपने साबित करी हैं बुनियाद के ऊपर आप उसको कप्तानी दी? मैं आपसे ये कहूं कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कल से आप मेरे अस्पताल के सीईओ बन जाइए, और बस सिर्फ अच्छे लगने के ऊपर अस्पताल का सीईओ बना दूं मैं तुम्हें? बिल्कुल। ऐसा नहीं होता यार। इन्होंने अंधेर नगरी लेकिन उनको तो विराट कोहली बनाया जा रहा है, आप तो सीईओ की बात कर रहे हैं। भाई विराट कोहली को कप्तानी के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने सालों ग्रूम किया, और सिर्फ विराट को ग्रूम नहीं किया, उन्होंने रोहित शर्मा को ग्रूम किया, उन्होंने सुरेश रैना को ग्रूम किया। इस तरह से टीमें बनती हैं कि कल को विराट ना चल पाए तो रोहित शर्मा, इसके पीछे सुरेश रैना है। अब ये वो लोग करते हैं जिनको क्रिकेट से और पाकिस्तान से प्यार हो। हमारे यहाँ ना क्रिकेट से और ना पाकिस्तान से प्यार। वो पूरी दुनिया, मिसाल मैं देता हूँ भाई, मैं पूरी दुनिया में क्रिकेट के बोर्ड के मुलाजमीन की तनख्वाहों की कटौती हो रही है, अखराजात में कमी हो रही है कोरोना के मसले के ऊपर, और हमारे सूरमा 32 लाख रुपया जेब में हर महीने किस बात का लिए जा रहे हैं? आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान आया कि कटौती नहीं होगी जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ी हैं। हाँ, इसलिए होगी कि उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा ना। अगर कटौती करी उन्होंने तो फिर इनको जेबों से देना पड़ेगा, और ये अपनी जेब के ऊपर किसी किस्म की जो है परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आए पैसे बटोरने के लिए। इनको क्रिकेट से प्यार होता मेरे भाई तो ये क्रिकेटर्स का ख्याल करते, ये डोमेस्टिक क्रिकेट का ख्याल करते, ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए केस बुलंद करते, ये क्रिकेटर्स की फलाह व बहबूद और खासतौर पर बिल्कुल। इस डिस्कशन में असगर अजीम को भी शामिल करेंगे। असगर भाई, काशिफ अंसारी ने बाबर आजम के हवाले से एक बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 2 टीमों का कप्तान बना दिया, लेकिन कराची किंग्स ने इमाद वसीम को ही कप्तान बरकरार रखा। देखिए, कराची किंग्स के ऑनर से ये बात बरह रास्त हुई थी और उसने कहा था कि जी अम्माद जो है वो बेहतर हैं और अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और जब अम्माद को कप्तान बनाया था तो उसने बेहतर रिजल्ट देना शुरू किए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो फ्रेंचाइज़र की बात को और नेशनल टीम की बात को हम अलग अलग करते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज़र जो है वो पैसा देता है और अपनी मर्ज़ी का काम लेता है, ठीक है। अब जो पीसीबी की बात है तो पीसीबी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो उसने बाबर आजम को कप्तान बनाया, लेकिन डॉक्टर साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूं कि यस मैन की ज़रूरत होती है, और जब बाबर को कप्तान बनाया गया था तो मैंने वाज़े तौर पे कहा था कि मिसबा को एक और यस मैन मिल गया। फिर जब अजहर अली को कप्तान बनाया गया तो मैंने फिर ये बात कही कि जो है एक और यस मैन मिल गया, क्योंकि ये एक तरीक़ेकार तय हुआ है इनके आपस में। पीसीबी की जो ब्यूरोक्रेसी है। सरफराज अहमद यस मैन थे या नहीं? सरफराज अहमद अगर यस मैन ना होते तो कई टैलेंटेड प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके होते, तो फिर इसमें लेकिन वो मजबूर थे। जो यस मैन होते हैं उनका फिर बाद में नुकसान भी होते हैं कि किस तरह क्रिकेट बोर्ड उनको इस्तेमाल करके साइड कर देता है। हर कप्तान जावेद मियांदाद इमरान खान की तरह नहीं हो सकता। हर कप्तान ऐसा नहीं हो सकता कि वो लड़ पड़े और कहे कि जी मैं ये टीम लेके ही नहीं जाता, इस लड़के को टीम में डालें। आपको याद होगा जावेद मियांदाद ने वसीम अकरम के लिए टूर पे जाने से मना कर दिया था, और पहला टूर था वसीम अकरम का, आई थिंक न्यूजीलैंड का था, और उन्होंने या ऑस्ट्रेलिया का था, मैं खाली न्यूजीलैंड का था, कि उन्होंने कहा कि भाई आप वसीम को मुझे देंगे तो हम जाएंगे। तो ये विल कप्तान के अंदर उस ज़माने में थी, इतने पावर उनको मिले हुए थे। आज से कप्तानों को बेख्तियार किया गया, और उनको बेख्तियार करने के बाद अपनी मर्जी की सिलेक्शन हो रही है, अपनी मर्जी के काम हो रहे हैं। और सरफराज की तो बेख्तियारी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तजर्बे के लिए वर्ल्ड कप से पहले, और सरफराज घर में होते हैं। फिर जो श्रीलंका के अगेंस्ट जो T20 सीरीज हुई उसमें क्या सरफराज से पूछ के उमर अकमल को और शहजाद को खिलाया गया था। बिल्कुल। तो ये तो वाज़ेह निशानियां हैं कि सरफराज के पास इख्तियारात नहीं थे। मैं वही कह रहा हूँ कि यस मैन बनने का अगर फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। काशिफ अंसारी साहब, यही सवाल आपसे करूँगा कि यस मैन होना ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, या फिर यस मैन होना नहीं चाहिए? साहब, यस मैन का मतलब खुदकुशी होता है। खुद को गीदड़ की एक दिन की, वो शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। कैसा सवाल कर रहे हो यार? मैं भी ये डॉक्टर साहब, ये विल अब है कहाँ? ये विल जो शेर वाली जिंदगी है, ये विल कहाँ से लाए? हमारे तो प्लेयर्स में ये विल है ही नहीं अब। हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाकायदा से पिछले 10-15 सालों में उसको दफन किया गया। जब यूनुस खान के खिलाफ हलफ लिए गए और ग्रुप बंदी की गई, उस दिन से, बल्कि उससे पहले भी, आखिरी ताबूत में की यूनुस खान की कप्तानी थी भाई।
बिल्कुल। जिससे अगर अगर वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहा था और अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखता था तो उसके लेकिन फिर हमने ये भी पैर देखा कि बांध दिए सरफराज गए अहमद थे। के दौर में भी उनके खिलाफ कुछ प्लेयर सामने आए। सरफराज अहमद के दौर में प्लेयर इसलिए सामने आए, बल्कि हर दौर में आए यार, इसलिए सामने आए कि सरफराज अहमद के अंदर, सरफराज अहमद ने वो कुव्वत और वो फैसला करने की सलाहियत नहीं दिखाई। सरफराज अहमद तबियतन नेक इंसान है, तबियतन मासूम और शरीफ इंसान है। वो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता और वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता लोगों से। ये मैं उसको पिछले 15 साल से जानता हूँ, मैं बबांगे दौल ये कहता हूँ। और इसीलिए उसने उन लोगों ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, यहाँ तक कि इंजमामुल हक वर्ल्ड कप में वहां पहुंच गए और रोजाना के पैसे लेना शुरू कर दिए, कितने $100 कि मैं बैठ के टीम बनाऊंगा, मैं बैठ के ड्रेसिंग रूम में लड़कों को समझाऊंगा। कप्तान की मौजूदगी में, कोच की मौजूदगी में आप वहां क्या कर रहे थे भाई साहब? डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप है, जुल्म है ये। साफ साफ कह दो भाई, किट पहनो, ग्राउंड में उतर जाओ। तुम काहे को चीफ सिलेक्टर बने हुए हो? काहे को तुम यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हो? अगर सारे काम तुम ही को कर रहे हैं, कप्तान को सिर्फ नाम नेहाद ओहदा देना है, तो क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो यार? बाबर आजम कप्तान नहीं है, बाबर आजम के अंदर कप्तानी की सलाहियतें नहीं है। आप एक वाहिद बैट्समैन है आपका, जिसको आप कप्तानी का बोझ डाल के उसकी सलाहियतों को, बैटिंग की सलाहियतों को लेकिन अंसारी साहब, जो ये फैसले सामने आ रहे हैं, ये फैसले फिर आप क्या समझते हैं, कौन कर रही है फैसले? मिसबाह उल हक के फैसले हैं, वकार यूनुस के फैसले हैं, इनके पीछे भी कोई और है? जी, सबके हैं प्यारे भाई। ये एक ग्रुप होता है, एक लोगों का कार्टेल होता है जो हर जमाने में क्रिकेट पे हुक्मरानी करता है, घूम फिर के म्यूजिकल चेयर खेलता है। अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो उसको रहने दो, क्योंकि फिर बात बहुत आगे तक चली जाएगी। बस मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह हॉकी को पाकिस्तान से खत्म किया गया, इसी तरह अब ये क्रिकेट को खत्म करने के पैदर पे हैं और सालों से इस मसले के ऊपर, सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। क्या अब आप मिसाल ले लो हसन अली की, शादाब की, आप मिसाल ले लो फहीम अशरफ की, जिस लड़के हुसैन तलत की, जो टैलेंट उठा के इनके हाथ में दो, ये उसको बर्बाद कर देते हैं। सही। अच्छा, ये है इनके बर्बाद किया आपने वर्ड यूज किया। आजकल उमर अकमल भी जो है इस संगीन मसले में फंसे हुए हैं और उन्होंने लॉयर करने का फैसला किया था। अब बताया जा रहा है कि कुछ हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं जिनका उनसे रब्ता हुआ है। तो असगर भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या खबरें इस हवाले से? देखिए, उमर अकमल के हवाले से जो उसका जो मुस्तकिल हल है ना उमर अकमल का, अभी तो उनको बैन कर दिया आपने और शिकायतें पहले भी आती रही हैं। अब आपने कहा है कि 3 साल के लिए बैन है और उन्होंने PSL के दौरान जो ऑफर्स हुई थी या जो बातें हुई थी वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं की ऑन टाइम। तो अब आपने उनको बैन किया है, तो ये अपील में जा रहे हैं और बाबर एवान लॉ एंड कंपनी से उन्होंने रब्ता किया है, बाबर एवान से रब्ता हुआ है और उस कंपनी से इनके मामलात मेरे ज़राए के मुताबिक तय पा गए हैं और आइंदा चंद दिनों में जो है वो अपील करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी कंपनी को हायर करने का मकसद ये है कि पार्लिमानी अफेयर के एडवाइज़र हैं वो PM के, तो जाहिर है इस बात का मतलब ये है कि वो कोई मैसेज भी दे रहे हैं अपने मुखालफिन को और बोर्ड को, वो मैसेज भी दे रहे हैं कि मुझे हल्का ना लो। शायद वो समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उमर अकमल का जो मुकम्मल सलूशन है वो ये है कि उनके ख़िलाफ़ एक असादाना कमीशन बनाया जाए, उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जाए। आया ये देखा जाए कि क्या वाकई उमर अकमल हर जगह गलत हैं जो उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ताकि इस चैप्टर को क्लोज किया जा सके। आप समझते हैं कि अगर ये केस चलेगा तो उसमें और मजीद नाम सामने आएंगे? ज़राए बताते हैं कुछ फ्रेंचाइज भी हो सकता है इसमें सामने आए। नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें उमर अकमल के सिस्टम में मजीद लोग सामने आएंगे या कोई नाम इसमें सामने आएगा। मैं समझता हूँ कि उमर अकमल ख़ुद भी इतना आई थिंक इस केस में गुनहगार नहीं है जितना कि उसको गुनहगार बताया जा रहा है। और कुछ जो उसकी अपनी बातें हैं कि जी मैं फैमिली इश्यूज़ भी कुछ वो बताते हैं अपने, तो मैं समझता हूँ कि बजाय ये कि हम इस 3 साल की पाबंदी को देखें, मैं समझता हूँ कि उमर अकमल के एंट्री से लेके डेब्यू से लेके अब तक के तमाम चीज़ों को सामने रखने के बाद एक आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाए, गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए, ताकि उमर अकमल का इशू हमेशा के लिए सॉल्व हो सके। क्योंकि इस लड़के को अब बाहर कर देते हैं और फिर इन करते हैं, फिर बाहर करते हैं, फिर इन करते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मिकी अथर वाले भी मिसाल आपके सामने है कि, और उसमें भी सारा कसूर जो है वो उमर को ही कहा गया था कि उमर ने जो मीडिया से जब बात की थी। लेकिन जो हमारे ज़रा बताते हैं वो बताते हैं कि उस वक्त भी उमर अकमल इतने गलत नहीं थे जो जितना गलत उनके साथ हुआ। ठीक है, अच्छा हमारे पास लास्ट मिनट है शो का, जाते जाते काशिम अंसारी साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा कि नदीम खान को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया है, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? नदीम खान साहब बहुत ही एक कॉम्पिटेंट इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे और क्रिकेट की जानकारी रखते हैं
और मैं जाती तौर पर उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और फॉलोअर हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा अंसारी साहब, अभी आपने बाबर आजम की बात की कि बाबर आजम यस मैन है, लेकिन नदीम खान के हवाले से भी यही कहा जाता है कि वो भी यस मैन है। देखिए मसला ये है कि हमारे, हाँ हो सकता है हो, मैं इतना करीब से उनको नहीं जानता। ये लोग कार्टेल जो है किसी ऐसे शख्स को नहीं लाएगी, बोर्ड की कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, उस पर जुड़ के पाकिस्तान क्रिकेट की और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेगा। ये अल्फाज मेरे याद रखें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को दफनाने का मिशन लेके निकले हैं और हर एक कदम जो है वो उनको उसके करीब लेके चला जा रहा है। चाहे वो उमर अकमल का मामला, उमर अकमल की बात करी साहब ने, बिल्कुल सही बात करी, लेकिन उमर अकमल का तो एक केस है मेरे प्यारे भाई। अभी जुल्करनैन की वीडियो आई है, उससे पहले जनाब अता की वीडियो आई, उससे पहले कुछ और हुआ। ये एक माफिया है, माफिया। आप करोड़ों रुपए के, ठीक है अंसारी साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। ये एक माफिया है बकौल काशिफ अंसारी साहब के, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया, टॉपिक्स को डिस्कस किया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी काफ़ी बातचीत हुई। असगर अजीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान जी न्यूज़ को वक्त दिया, जी स्पोर्ट्स में गेस्ट बनकर सामने आए। और फिर काशिफ अंसारी साहब को भी एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।